morning, my dear students. This is your May Manju Ragar with you, and today also we are here to study the chapter sets of class 11. So let's start. This is chapter sets. सेट्स में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स जिनका इस्तेमाल हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे. सो फर्स्ट let me make you clear about the concepts. First theorem, this is idempotent law. Idempotent law, what it states means अगर हम किसी के साथ किसी एक सेट की बात कर रहे हैं, A is any given set, A is given set, तो इसमें हमें बताया गया है कि सेट A का अगर हम यूनियन सेट के A के साथ ही करें, A यूनियन A मीन्स सेट A का यूनियन अगर हम A के साथ ही करते हैं, सपोज कीजिए A में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, तो हम A का यूनियन A के ही साथ करने वाले हैं 1 2 3. तो A यूनियन A हमारे पास जो सेट नया बनने वाला है उसमें कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे? अगेन 1 2 and 3. दैट मीन्स ये वापस से हमें क्या मिल रहा है? सेट A ही मिल रहा है. तो अगर हम किसी भी सेट का खुद के साथ उसका यूनियन किया जाए तो वही सेट हमें फिर से मिलेगा. इट्स आइडेम्पोटेंट लॉ. इसके साथ साथ अब हम इंटरसेक्शन की बात भी करते हैं. इफ वी विल टेक द intersection of set A by itself, then what we will get? Set A और set A दोनों के बीच का कॉमन पार्ट वो भी हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा 1 2 और 3. दैट मीन्स A का इंटरसेक्शन अगर A के साथ किया जाए तो वापस से हमें सेट A ही मिल रहा है. दिस इज द आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब ये है कि किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन अगर उसी के साथ करें तो हमें वही सेट मिलने वाला है, और अगर हम किसी सेट का यूनियन उसके खुद के साथ करते हैं तो हमें वही सेट मिलने वाला है. दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. दिस वाज द फर्स्ट वन, एंड नाउ कम टू द सेकंड. सेकंड इज आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी, दिस इज योर सेकंड आइडेंटिटी लॉ. So what it states? Identity. Identity हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं. Identity we have studied in the case of addition, we have studied in the case of subtraction, and we have studied the identity in the case of multiplication also. But now this is the case of identities. About identities of union and intersection. अब जो हम आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं वो किसकी आइडेंटिटी? यूनियन की और इंटरसेक्शन. आइडेंटिटी वो होती है जिसके साथ अगर हम उसकी यूनियन करें तो हमें वही मिल जाए, तो उसे हम उसका आइडेंटिटी डिक्लेयर करते हैं. तो यूनियन के केस में हमने देखा है कि मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और सेट ए का यूनियन हम किसके साथ कर रहे हैं जो हमें सेट ए वापस मिल जाए. तो ए का यूनियन हम सिर्फ फाई एक ऐसा सेट है जिसके साथ अगर हम ए का यूनियन करेंगे तो वापस से हमें ए ही मिलने वाला है. तो यूनियन के केस में हमारा कौन है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी ऑफ यूनियन. यूनियन की आइडेंटिटी हमारी निकल के आई है फाई. मीन्स फाई एक ऐसा सेट है जिसके साथ अगर हम ए का यूनियन करते हैं तो वापस हमें ए मिलने वाला है. तो यूनियन की आइडेंटिटी फाइंड आउट हो गई है फाई. नाउ वी विल स्टडी द आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में हम किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि वापस से सेट ए ही मिल जाए? तो इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारा है. अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो वापस हमें ए ही मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज व्हाट? इट्स अ बिगर वन, एंड ए सेट ए इज द part of universal set. We have taken some elements from the universal set and after that we have made this set A. That means अगर A और U का common part देखा जाए तो हमारे पास फिर से क्या आने वाला है? A ही आने वाला है. तो इसको हम कहेंगे कि identity
किसकी आइडेंटिटी है ये? आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकल के आई है आइडेंटिटी इंटरसेक्शन की हमारे पास? जल्दी से बताइए। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दें तो वापस से हमें जो है वो सेट ही मिलने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द intersection. So this was the identity law. Now we will come to the third point, and third point is commutative law. So we have studied commutative law in the case of addition, subtraction and multiplication, and now this is the time when we are going to study third one, commutative law. Commutative law again what it states? कम्यूटेटिव का मतलब है चाहे हम सबसे पहले हम यूनियन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन की कम्यूटेटिव लॉ कर रहे हैं। यूनियन में हमारे पास चाहे हम ए का यूनियन बी के साथ करें या बी का यूनियन ए के साथ करें, रिजल्ट अगर सेम आता है देन वी विल से दैट द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स हियर। सो लेट्स प्रूव इट। हमें प्रूव क्या करना है? कम्यूटेटिव लॉ हमारी होल्ड करती है या नहीं करती है। ए का यूनियन बी के साथ करें या फिर बी का यूनियन ए के साथ, तो इक्वल अगर रिजल्ट आता है, दोनों की सेम वैल्यूज आती है, देन वी विल से दैट कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो हियर वी आर हैविंग टू सेट्स ए एंड बी। A and B are any two sets we have taken, and first let X be any arbitrary element of set A union B। हमने सबसे पहले क्या किया है? एक X एलिमेंट इस सेट का लेकर चल रहे हैं, एंड इट्स वेरी क्लियर टू अस दैट कि अगर हम सेट ए का एलिमेंट लेके चलें और उसको हम लास्ट में प्रूव करके दिखा दें कि वो सेट बी में भी लाई करता है, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ये प्रूव हो जाता है। क्यों? बिकॉज वी हैव टेकन एक्स एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट वी हैव टेकन कि इसी एलिमेंट को अगर हम लेते हैं तो वो बी में लाई करेगा। अगर हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएं और वो हम ए से लेकर चले हों और लास्ट में हम उसे बी में दिखा देते हैं तो वो हमारा उसका सबसेट प्रूव हो जाता है। तो यही हम करने जा रहे हैं। एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने एलएचएस से उठाया है, एंड नाउ वी विल प्रूव दैट दिस एक्स विल आल्सो बिलोंग्स टू द आरएचएस सेट आल्सो। तो एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए यूनियन बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में। This implies X belongs to A union B। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? X belongs to A और X belongs to B। अब इस और को हम इस वाले पार्ट को आगे लिखे और इसको पीछे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसमें लिख रहे हैं कि X belongs to B और X belongs to A, क्योंकि यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और से। We have studied earlier that union will be represented by or। तो x हमारा बिलोंग करता है सेट A में और यूनियन का मतलब है और x belongs to B। और इसको अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? x belongs to B को पहले लिख दिया और x belongs to A। और में ही चल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x B में है और x A में है। दैट मीन्स या तो x B में है या फिर x A में है। तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा B यूनियन A के अंदर। B यूनियन A और किसको रिप्रेजेंट करता है? U को, यूनियन को। दैट मीन्स X एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम A यूनियन B का लेकर चल रहे थे, और एट द लास्ट वी विल रीच एट द पॉइंट वेयर वी कैन से दैट X बिलोंग्स टू B यूनियन A आल्सो। दैट मीन्स जो हमारा ये LHS था A यूनियन B, इसका हमने कोई भी एलिमेंट उठाया था और वो RHS में है, इसका मतलब ये RHS का सबसेट है। B यूनियन A का क्या है? ये सबसेट। तो अब हमने ये दिखा दिया कि LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, यानी LHS में जो हमारा सेट है, लेफ्ट हैंड साइड जो सेट है वो सबसेट है RHS का।
आर्बिट्ररी एलिमेंट इसका लेके चले और उसको हम इसमें दिखा देते हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज आल्सो द सबसेट ऑफ दिस। तो इसी को अब हम आगे करने वाले हैं कि लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट। अब हम यहाँ से a यूनियन b की जगह पे हम लिख रहे हैं b यूनियन a। पहले हम आर्बिट्ररी एलिमेंट LHS का लेके चले थे, अब हम आर्बिट्ररी एलिमेंट RHS का लेके चलते हैं। तो RHS में है B यूनियन A का कोई एलिमेंट है X, तो X बिलोंग करेगा B यूनियन A में, क्योंकि इसका एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज X अगर B यूनियन A में है, दैट मीन्स X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A। इन द सेम वे द स्टेप वी हैव टेकन एट द लास्ट कि इसको हम आगे लिख सकते हैं और इसको हम पीछे। तो हम X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। X या तो A में है और या फिर B में है, यानी दोनों में से किसी न किसी सेट में तो है, और अगर दोनों में से किसी भी सेट में है तो उनकी यूनियन में जरूर होगा। तो X बिलोंग करेगा A यूनियन B। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि X को हम लेकर चले थे B यूनियन A का एलिमेंट और हमने दिखा दिया कि वो A यूनियन B का भी एलिमेंट है। दैट मीन्स X हम कह सकते हैं कि B यूनियन A हमारा सबसेट है A यूनियन B। तो A यूनियन B का सबसेट। अब हम देखिए दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। दिस वन वाज द फर्स्ट एंड दिस वन इज योर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा LHS इज सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज सबसेट ऑफ LHS। ये दो चीजें हमारे पास आ चुकी है। A यूनियन B, उसको हमने सबसेट दिखा दिया है B यूनियन A का, और B यूनियन A को हमने सबसेट दिखाया है A यूनियन B का। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी अराइव एट द कंक्लूजन दैट if A is subset of B and B is subset of A, this implies A union B is equal to B union B. So this is the commutative law in the case of unions. Means commutative law is applicable for the union of two sets. It is proved here. तो इस तरीके से हम जो है वो प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव है। Whatever steps we have taken to prove that union of two sets is applicable in the commutative is applicable in the case of union. In the same way we can prove that intersection के केस में भी हमारी commutative law applicable है। Steps आपके बिल्कुल सेम चलने वाले हैं, सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर union है वहाँ intersection की एंट्री हो जाएगी, यहाँ यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन की एंट्री हो जाएगी। मीन्स अब हमें ये प्रूव करना है कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखेंगे आप किस तरीके से मूव करेंगे। सो लेट्स सी कि X अब हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट B यूनियन A नहीं, पहले हम A इंटरसेक्शन B की बात करेंगे, LHS की। A इंटरसेक्शन B, हमने X कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पिकअप किया है, कहाँ से, LHS, A इंटरसेक्शन B से। और अगर हम ये दिखा देंगे कि वो इसका भी एलिमेंट है, देन ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। X आर्बिट्ररी एलिमेंट है इंटरसेक्शन B का, इसका मतलब क्या हुआ कि X बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B में। दिस इंप्लाइज X अगर बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B में, दिस मीन्स X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। सो डिफरेंस कहाँ आया, ध्यान से देखिए। पहले केस में हमारे पास यहाँ यूनियन था तो हम यहाँ और लिख रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन है इसलिए हम यहाँ पर एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वी विल मूव लाइक दैट। X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये है X A में भी है और X B में भी, A में भी है और B में भी है। दैट मीन्स X बिलोंग्स टू B पहले लिख ले एंड X बिलोंग्स टू A बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, हमारा इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट है तो वो A में भी है एंड B में भी है। तो हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं कि X B में भी है और X A में भी है।
इस तरीके से हमने दिखा दिया x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। कैसे b इंटरसेक्शन a में आ गया? क्योंकि x b में भी है एंड x a में भी है, तो उनकी इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन इज द कॉमन पार्ट, जो a में भी हो और b में भी हो। तो अब हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चले थे a इंटरसेक्शन b का, और हमने दिखा दिया कि वो एलिमेंट b इंटरसेक्शन a में भी है। दिस मीन्स a intersection b is subset of b intersection a. This is your first equation. In the same way, we will consider the case of RHS. Arbitrary element हम लेकर चल रहे हैं b union a का। x अब हमारा arbitrary element है किसका? b union a का। x ले, y ले, z ले, it will be your choice. Whatever you want to take element by representing x, y, z, it will be your choice. So x belong करेगा, क्योंकि arbitrary element है, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम। इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन a में। दिस इंप्लाइज x अगर b इंटरसेक्शन a में है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। अब आगे पीछे कर रहे हैं हम। x बिलोंग करता है a में एंड x बिलोंग करता है b में। दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b। कुछ नहीं किया हमने, a को पहले लिखा है और b को बाद में। अब अगर a में भी है और b में भी है तो a इंटरसेक्शन b में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। कैसे दिखाया सबसेट हमने? क्योंकि हम LHS का कोई एलिमेंट लेके चले और वही एलिमेंट RHS में भी दिखाई दे रहा है, और हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक किया था, इसका मतलब हमारा ये जो LHS वाला सेट है ये RHS का सबसेट आ गया और RHS वाला सेट LHS का सबसेट आ गया। अब सेम तरीके से यहाँ हम दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या आ गए हैं? इक्वल। यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। ये क्या आ गया है हमारा? इक्वल आ गया है। That means commutative law is applicable for the union of two sets and for the intersection of two sets. It is proved. So now we will take associative law. Now the fourth law we will study, that is associative, and this property also you have studied earlier in case of addition, subtraction and multiplication. And now we will study associative property in the case of union and intersection. Fourth one is associative law. Associative law. Associative law यूनियन और इंटरसेक्शन के केस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ में ये दिखाएंगे कि A का यूनियन, नाउ वी विल टेक थ्री सेट्स। Earlier we have proved 2-3 properties with the help of 1 or 2 sets only, but associative law that can be proved by taking 3 sets. तो अब हमने 3 सेट्स ले लिए हैं, A, B और C. These are any 3 sets. और इसको हमें इक्वल दिखाना है। क्या मतलब हुआ इसका कहने का? मीन्स चाहे हम पहले पिछले 2 सेट्स का यूनियन ले और जो रिजल्ट आए उसका यूनियन बाद में A के साथ करें, या फिर हम पहले स्टार्टिंग वाले हमने जो पहले A, B लिए हैं उन सेट्स का पहले हम यूनियन करें और बाद में तीसरा C का यूनियन करें, रिजल्ट हमारा सेम रहने वाला है। सो व्हाट इट वांट्स टू से दैट आप चाहे किसी भी 2 सेट्स का पहले यूनियन कर लो और उसका रिजल्ट को तीसरे के यूनियन जब आप करोगे तो सेम रिजल्ट यू विल गेट। So this also we will prove by the same method whatever we have adopted last in commutative property. एक arbitrary element हम LHS का लेकर चलने वाले हैं और उससे हम इसमें दिखाएंगे, और वो arbitrary element इसमें दिख गया, that means ये उसका subset है। In the same way we will move like previous method. Let X be any arbitrary element of LHS. LHS मतलब LHS क्या है हमारा? A union B union C.
दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है तो इसमें तो बिलोंग करेगी ही, इस सेट का एलिमेंट हम मान रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज, इसको अब हम एक सेट मान रहे हैं, इस पूरे को दूसरा सेट। तो क्योंकि x हमारा इन दो सेट्स की यूनियन में है, a इज योर वन सेट एंड b यूनियन c इज योर वन सेट, तो इन दोनों को हम ऐसे सेट मान रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो दो की यूनियन में अगर एलिमेंट बिलोंग करता है, दैट मीन्स इसमें भी होगा, सॉरी यूनियन मीन्स या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा, दोनों में से किसी एक में होगा। तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, यूनियन की जगह पर लगाया हमने o, और x बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसको हम सिंगल सेट मानते हैं। तो x बिलोंग्स टू a, और अब इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, x हमारा b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है, b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है मींस x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अगर x हमारा b यूनियन c में है, दैट मींस या तो x a b में है या फिर x c में है, तो यूनियन को फिर से रिप्लेस कर दिया हमने और से। अब आपका क्या करना है, देखो आप इन दोनों को साथ में लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको आपने एक साथ कर लिया है, और x बिलोंग्स टू c को अलग कर दिया है। तो ये और है मींस यूनियन में आएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। अब x हमारा a यूनियन b में है और x हमारा c में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा किसमें, a यूनियन b यूनियन c, यानी अब c सेपरेट कर दिया है। तो हम क्या करके चले थे, b यूनियन c को इकट्ठा लेके चले थे और लास्ट में हमने a यूनियन b को इकट्ठा कर लिया और c को अलग कर दिया। तो यही x प्रीवियसली भी हमारा इसका एलिमेंट था, और यही x हमारा अब दोनों आगे वाले सेट्स को कंबाइन करने के बाद भी ये हमारा इसका एलिमेंट दिख रहा है। तो दैट मींस सबसेट हो गया, ये कौन किसका सबसेट हो गया, हमारा जो LHS है A यूनियन B यूनियन C, दिस इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब इसी तरीके से हम RHS में मूव करेंगे। क्या मूव करेंगे RHS में, कि हम इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको इसमें दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमने RHS का मान लिया है, तो x बिलोंग करेगा हमारा A यूनियन B यूनियन C, इसमें बिलोंग करता है। तो इसको सिमिलरली हम आगे मूव करेंगे, x A यूनियन B यूनियन C, इसको एक मान ले और एक सेट इसको, तो x बिलोंग करेगा A यूनियन B में, और यूनियन को रिप्लेस कर रहे हैं और से, x बिलोंग करेगा C। सो इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि अगेन x हमारा A यूनियन B में बिलोंग करता है, तो इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। अब देखिए हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A को हमने सेपरेट कर दिया और लगाया बीच में, और इसको हम एक साथ रख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। तो आपको दिखाई दे रहा है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है A में और x बिलोंग कर रहा है B, और को क्या लिख सकते हैं हम, यूनियन B यूनियन C। दिस इंप्लाइज x A में है और x B यूनियन C में है, या तो A में है या फिर B यूनियन C में है, तो इन दोनों की यूनियन में भी होगा। इस और को भी फिर से हम यूनियन से रिप्लेस करेंगे, x बिलोंग करेगा A यूनियन B यूनियन C। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया है कि जो LHS है उसको हम दिखा चुके हैं कि वो RHS का सबसेट है। कोई एलिमेंट LHS से लेके चले और वो RHS में शो हो गया, दैट मीन्स LHS is subset of RHS. And in second case we have taken one arbitrary element from the RHS, and at the last we have showed
that this element also belongs to LHS. That means A union B union C is subset of A union B union C. तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि ये दोनों क्या है, इक्वल. सो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. Proved. Associative law is proved for the case of union of three sets. That means ये क्या किया है हमने कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो वो दोनों इक्वल होंगे. सो इन सिमिलर वे यू कैन प्रूव द सेम steps. By using same steps you can prove the case of intersection also. That means associative law will also be applicable for the case of intersection, and this work will be done by my dear students. You will solve by yourself in similar way. Now fifth property we will talk about distributive. With fifth property we will talk about the distributive law. Associative law, one part is left and that is for the intersection, and that part will be proved by the students. And distributive law, distributive law. Distributive law means हम अप्लाई करेंगे जैसे एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन लेते थे या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लेते थे, ऐसे अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास आएगा कि यूनियन को अप्लाई कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी पर, तो ये हमारा इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इस तरीके से सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे. पहले हम लगा रहे हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी हमारा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल. ये दो पार्ट्स हमें प्रूव करेंगे. So this we will take in our next lecture. So thank you my dear students. Thank you for today.